नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम एमसीक्यूज में। आज दिनांक है 9 जुलाई 2026 और वार है थर्सडे। चलिए देखते हैं आज के क्विक फैक्ट्स। पहला है भारत और इजराइल बीआईए बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट निवेश संरक्षण और निवेश सुरक्षा से जुड़ा है। दूसरा है हिमालयी पेंगोलिन को डिस्ट्रिक्ट स्पीशीज के रूप में मान्यता मिलने की चर्चा रही है। थर्ड, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ग्रीन अमोनियम मेथनॉल और डीकार्बोनाइजेशन से जुड़ा है। चौथा, हाल ही में मिनिस्ट्री ने कॉरपोरेशन ने 5 वर्ष पूरे किए हैं। पांचवा, आरबीआई की डीएसआईएम का संबंध सांख्यिकीय डेटा प्रबंधन से है। छठा, कमाराजार पोर्ट तमिलनाडु में स्थित मेजर पोर्ट है। सातवां, भारत और रवांडा जेडीसीसी रक्षा सहयोग और क्षमता निर्माण से जुड़ा है। आठवां, पचभद्रा रिफाइनरी राजस्थान की महत्वपूर्ण ऊर्जा परियोजना है। नवा, ब्रिम स्टोवार्ड मुंबई की स्टॉर्म वाटर ड्राइनेज परियोजना है। और 10वां है अर्बन फ्लडिंग बराबर एक्सटर्नल रेनफॉल प्लस लैंड यूज चेंज प्लस ड्राइनेज प्लस गवर्नेंस के बारे में। अब ये 10 क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है हमारा भारत और इजराइल से जुड़ा हुआ। हाल ही में भारत और इजराइल की द्विपक्षीय वार्ता हुई है बीआईए, और बीआईए को कहते हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट द्विपक्षीय निवेश वार्ता। ये हाल ही में भारत और इजराइल के बीच में 4 जुलाई 2026 को हुई थी। ये 4 जुलाई को हुई थी। इसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन है हमारा पहला, ए केवल वस्तु के व्यापार से संबंधित, बी निवेश संरक्षण निवेश सुरक्षा और विवाद निपटान से संबंधित, ऑप्शन सी केवल सीमा शुल्क में कटौती, ऑप्शन डी केवल सेवाओं के व्यापार से संबंधित। तो हाल ही में जो भारत और इजराइल के बीच में द्विपक्षीय वार्ता रही है वो निवेश संरक्षण निवेश सुरक्षा और विवाद निपटान से संबंधित है। तो निवेशकों को अधिक सुरक्षित और पूर्वानुमेय निवेश वातावरण देता है। निवेश संरक्षण और विवाद निपटान से जुड़ा मामला है। एक दूसरे के देश के जो इन्वेस्टमेंट करता है उसके लिए ये फायदेमंद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एक मिनट रुकिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा हिमालय पेंगोलिन। हाल ही में हिमालयी पेंगोलिन चर्चा में रहा है। क्यों? क्योंकि ये आईयूसीएन की श्रेणी में है। तो देखते हैं हिमालय पेंगोलिन के बारे में क्या है कि हिमालय पेंगोलिन के संदर्भ में कथन चुनिए। पहला क्या है कि यह पक्षी है? नहीं। क्या यह सल्कधारी स्तनपायी है और अवैध तस्करी से खतरे में है? यस, ये स्तनपायी है, सल्कधारी है, मतलब इसके ऊपर जैसे कछुआ जैसा ऊपर सल्क लगा रहता है, एकदम स्ट्रॉन्ग, और इसको अवैध तस्करी की जाती है। इसकी सबसे ज्यादा तस्करी होती है। आक्रामक प्रजाति नहीं है, बहुत सिंपल प्रजाति है। लास्ट लिस्ट कंसर्न में है, लिस्ट तो नहीं है लेकिन अधिकांश इसकी बहुत ज्यादा तस्करी होती है। और ये पाया कहाँ जाता है? ये हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे उत्तराखंड हुआ, हिमालय हुआ, सिक्किम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, विदेश बॉर्डर जैसे नेपाल, भूटान, चाइनीज, ये जो हिमालयी वर्जन है इसमें इसका पेंगोलिन का सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो मिलती है, संख्या मिलती है। ये स्तनपायी जीव है। दुनिया में सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले वन्यजीवों में शामिल है। तो इसको हाल ही में आईयूसीएन की लिस्ट में भी इसको डाला गया है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में हमारा तीसरा क्वेश्चन है, और इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है केवल एलपीजी खपत बढ़ाने के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा आधारित हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनियन
मेथेनॉल और डीकार्बोनाइजेशन से जुड़ा है। सी केवल कोयला गैसीकरण से। ऑप्शन डी केवल परमाणु ईंधन से। तो कौन सा कथन है? तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हमारा हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा आधारित हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, मेथेनॉल, डीकार्बोनाइजेशन से जुड़ा है। मिशन का उद्देश्य क्या है? लोगों को स्वच्छ ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और निर्यात क्षमता को बढ़ाना, ऊर्जा की जो हमारी आयात निर्भरता है उसको कमी करना। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मतलब है जो H2 है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि जैसे नवीकरणीय, जिनको हम खत्म नहीं कर सकते, ऐसे जो स्रोत हैं हमारे, वो नवीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में आते हैं। उनसे H2 जल से हाइड्रोजन को अलग करके जो मिशन ग्रीन हाइड्रोजन का चलाया जा रहा है, उससे संबंधित ये चर्चा है। तो इसका उद्देश्य है लोगों को स्वच्छ वातावरण प्रदान करना, कार्बोनाइजेशन को कम करना, निर्यात की क्षमता को बढ़ाना, आयात की हमारी ऊर्जा को खपत को कम करना। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सहकारिता मंत्रालय से संबंधित हाल ही में 6 जुलाई को, हाल ही में 6 जुलाई को हमारा JULI जुलाई 2026 को हमारा सहकारिता मंत्रालय ने 6 वर्ष 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 5 वर्ष पूरे कर लिए। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। हमारा नया मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री है अमित शाह। कौन है? अमित शाह। अमित शाह है। तो हाल ही में दिल्ली में जो मंडपम है, मंडपम कार्यक्रम, उसमें इस सहकारिता मंत्रालय की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसकी स्थापना 6 जुलाई 2026 को हुई थी। नहीं, 6 जुलाई 2001 को हुई थी और 2026 में इसकी 5वीं जो मंत्रालय, उसकी स्थापना दिवस मनाएगा। तो इसका संदर्भ क्या है? ऑप्शन ए है हमारा 42वां, ऑप्शन बी 52वां, ऑप्शन सी 73वां, नहीं, ऑप्शन डी 97वां। तो 97वां भारत का संविधान संशोधन है जो सहकारिता मंत्रालय संबंधित है। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 97वां संविधान संशोधन सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक, स्वायत्त और जवाबदेही संचालन से जुड़ा है। तो आप याद रखना, ये 97वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सहकारिता मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा आरबीआई से संबंधित। आरबीआई और DISM, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट। तो आरबीआई के DSM विभाग का मुख्य कार्य क्या है? तो DSIM का मुख्य कार्य है सांख्यिकी, डेटा संग्रह और संकलन और विश्लेषण। DISM का जो मुख्य कार्य है, डेटा को संग्रह करना है, संकलन करना है, उसका विश्लेषण करना है। बैंकिंग, कॉर्पोरेट और आर्थिक विश्लेषण हेतु डेटा का संग्रह प्रबंधन करता है DSIM। अब हमारा जो मुख्य पॉइंट है वो आरबीआई भी है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत में 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो ये भी हमारी खबर इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसका सही आंसर हमारा सी है, DISM के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कमाराजारा पोर्ट से संबंधित है। कमाराजारा पोर्ट क्या है? तो ये भारत का जो हाल ही में तमिलनाडु है, हमारा तमिलनाडु के चेन्नई में इसको विस्तारित किया गया है, कमाराजारा पोर्ट को। पहले इसको एन्नोर पोर्ट के नाम से भी जानते थे, एन्नोर पोर्ट के नाम से। ये भारत का पहला कॉरपोरेट बंदरगाह है। भारत का पहला कॉरपोरेट बंदरगाह है और कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में स्थित है कमाराजारा पोर्ट। पूरा नाम एन्नोर पोर्ट है इसका, चेन्नई के निकट तमिलनाडु में स्थित
मेजर पोर्ट है, इसके पास में ही जो खाड़ी है वो कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। तो याद रखिए अब भारत का पहला कॉरपोरेट बंदरगाह है, पहला कॉरपोरेट बंदरगाह है। तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है भारत और रवांडा के बीच में जेडीसीसी के बारे में। हाल ही में भारत और रवांडा के बीच में जॉइंट डिफेंस एंड कॉरपोरेशन कमेटी की बैठकों का आयोजन हुआ है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है हमारा कि दोनों देशों के बीच में रक्षा प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना, सैन्य सहयोग करना। मतलब दोनों देशों के बीच में रक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में सहयोग करना है, सहयोग करना है भारत और रवांडा के बीच में। दोनों संयुक्त अभ्यास, सैन्य अभ्यास, रक्षा उद्योग, रक्षा प्रशिक्षण का रणनीतिक सहयोग एक दूसरे को मजबूत बनाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पचभद्रा रिफाइनरी। पचभद्रा रिफाइनरी के बारे में हाल ही में जो हमारे मोदी जी हैं राजस्थान गए और राजस्थान में जाकर उन्होंने एक पचभद्रा रिफाइनरी का उद्घाटन किया। पचभद्रा, और ये कहाँ है? राजस्थान के बाड़मेर में, बाड़मेर में है राजस्थान के। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? पचभद्रा रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के बारे में आपका सही कथन कीजिए, सही कथन चुनिए। तो ऑप्शन ए है, यह राजस्थान में स्थित है, ऊर्जा पेट्रोकेमिकल अवसंरचना से जुड़ा है। ऑप्शन ए ही सही है हमारा, क्योंकि राजस्थान में स्थित है और केवल कच्चे तेल के निर्यात के लिए नहीं है। ये तो ऑप्शन गलत है, केरल में स्थित नहीं है, इसका संबंध कोई उद्योग से नहीं है, उद्योग से है। तो पचभद्रा रिफाइनरी राष्ट्र की महत्वपूर्ण ऊर्जा परियोजना है जो वैल्यू एडिशन, रोजगार और डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज से जुड़ा है। और ये भारत की पहली रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। इसकी क्षमता है लगभग 50 मीट्रिक टन प्रति वर्ष ऊर्जा का प्रोडक्शन करना। इसके मायने क्या है? इससे हमारे को रोजगार मिलेगा, ऊर्जा की, ऊर्जा की हमारा जो निर्यात आयात है उसकी हमारी कमी होगी, निर्यात को हमारा बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये पचभद्रा जो रिफाइनरी है वो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। उद्घाटन कब किया? 4 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? BRIMSTOWAD ब्रिम स्टोवार्ड मुंबई स्टॉर्म वाटर ड्राइनेज सुधार परियोजना से जुड़ा है। NAD नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल भंडारण है, राइट। IMD इंडियन मेट्रोइक डिपार्टमेंट केवल भूकंप मापन संबंधित है, नो। ये पूरे मौसम विभाग से संबंधित है, मौसम विभाग से संबंधित है। IMD हमारा पूरा मौसम विभाग से संबंधित जानकारी देता है। तो हाल ही में हुआ क्या है कि हाल ही में मुंबई में बहुत भारी वर्षा हुई और मुंबई में जो सिटी है वहाँ पर पानी की निकासी हो नहीं पाई और वहाँ पर जल भराव की समस्या बन गई। अब जल भराव की समस्या इसलिए बन गई क्योंकि वहाँ पर अनियमित, तो जो शहरीकरण है वो अनियमित हो रहा है। लोगों ने जो पानी का निकास है, पानी का रास्ता है, उसको रोक लिया है, तो पानी भर जाता है। तो हाल ही में ये मुंबई में बहुत समस्या रही है। अब जो मुंबई की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो ब्रिम स्टोर्ड एक परियोजना चला रही है जिसमें जो तूफान का पानी है, बारिश का पानी है, उसको कैसे निकाला जाए उससे संबंधित तो ये ब्रिम स्टोर्ड है। तो ये मुंबई की ड्राइनेज परियोजना है। और एनईडी क्या है हमारा? एनईडी है जो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, जो शैक्षणिक हमारे प्रमाण पत्रों का उनका डिजिटल भंडारण है। भारत सरकार की एक पहल है ऑनलाइन, जिसमें NAD पर आप लॉगिन करके आपके खुद के डिजिटल जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड है उनको आप संग्रह कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और जहाँ पर भी जो एम्प्लॉयर है आपको जॉब देने वाला, जहाँ पर भी आप फॉर्म वगैरह भरते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको इसको दिखा सकते हैं, आपको हार्ड कॉपी ले जाने की ज़रूरत नहीं रहती। IMD का
संबंध केवल भूकंप से नहीं है, ये मौसम की एक एजेंसी है। तो इसके जो सही आंसर है वो हमारा आंसर 1 और 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा अर्बन फ्लडिंग से है। अर्बन फ्लडिंग का मतलब अभी भी जो शहर में बाढ़ आई है, अभी वही मुंबई में अभी जो शहर में बाढ़ आई है कि बारिश का पानी एकदम भर गया और निकास किसी को मिला नहीं, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो शहरी बाढ़ को सबसे बेहतर कौन सा विकल्प समझा सकता है? तो शहरी बाढ़ को विकल्प समझा सकता है अपना अनियमित शहरीकरण, क्योंकि जब शहर में अनियमित रूप से बसावट होगी तो बाढ़ का पानी निकलेगा नहीं, पानी निकलेगा नहीं तो बाढ़ की समस्या होगी। कम इन्फिल्ट्रेशन, जब सिटी में घर बनते हैं तो पक्की सड़कें होती हैं, पक्के मकान होते हैं, तो पानी का नीचे जो जमीन का सोखना होता है वो भी कम हो जाता है, तो इस वजह से पानी भरा रहता है। कमजोर ड्राइनेज, जो पानी का निकास सिस्टम होता है वो भी कमजोर होता है, इसलिए पानी भर जाता है। हाई टाइड, जो समुद्र किनारे होता है वो हाई टाइड ज्वार जैसी समस्या हो जाती है, पानी ज़्यादा आता है, तो इन सब की समस्या की वजह से शहर की बाढ़ शहर में बाढ़ आ जाती है। तो शहरी बाढ़ को हम सबसे बेहतर तरीके से इस विकल्प से समझ सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक वर्षा है वो तो सब जगह होती है। हिमनद में झील का फटना इससे कोई संबंधित है ना, है नहीं हमारा। केवल पर्वतीय राज्यों की समस्या, ये भी समस्या नहीं है। अनियोजित शहरीकरण में कम इन्फिल्ट्रेशन, कमजोर ड्राइनेज, ये हमारी शहरी बाढ़ को अच्छी तरीके से समझाते हैं। और हाल ही में घटना रही है कि मुंबई का हालिया बारिश ने दिखाया कि अर्बन फ्लडिंग प्राकृतिक कारण के साथ लैंड यूज चेंज और गवर्नेंस फेलियर का भी परिणाम है। और गवर्नेंस का फेलियर का परिणाम तो इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने है वो पहले ध्यान दिया नहीं, जो गवर्नमेंट है उसने पहले ध्यान दिया नहीं, जो शहरीकरण है वो अनियमित रूप से हुआ है, ड्राइनेज का सिस्टम सही नहीं है, तो ये समस्या देखने को हमारी मिली है। तो इसका सही क्वेश्चन हमारा होगा सी। चलिए, ये हमारे आज के अंतिम 24 घंटों के अंदर बने हुए 10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से फैक्ट थे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो और प्रोग्राम पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।